नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे जो भी सुविधाएं थी उसी को जोड़ बटोर के ऑनलाइन आने का प्रयास किया गया है। कई स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि ऐसा किया जाए, तो आज से शुरू है। कोशिश करेंगे कि निरंतरता बनाई रखी जाए। द नेत्रा ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं आपके कुछ करेंट्स टॉपिक की जो ज्योग्राफी से संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि पिछले कई दिनों से अम्फान चक्रवात बड़े न्यूज में है। तो हमारा आज का पढ़ने का टॉपिक ही होगा साइक्लोन। जैसा कि कभी कभार जो लोग क्लास किए होंगे, पटना हो या कहीं और भी जो लोग क्लास किए होंगे, वहाँ मैंने डिटेल बताया है, लेकिन यहाँ भी कोशिश की जाएगी कि उतनी आपको क्वालिटी दी जा सके। थोड़ी बहुत टेक्निकल जो त्रुटियाँ होंगी उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि घर से सारी चीज़ें शूट हो रही हैं, अभी उतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो जैसे जैसे वीडियो चलेगा या जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, तो हम सुविधाओं के साथ फिर आपके सामने रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट, इधर उधर की बात किए बिना हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। जहां आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरी बात यह भी, अगर जो कोई चीज समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके एक बार या रिवर्स करके एक बार फिर से देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पढ़ने का साइक्लोन, चक्रवात। जैसा कि मैं क्लास में भी कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, सबसे ज्यादा ध्यान आपको शब्दों पे देना है। रटना एकदम नहीं है, जो भी चीजें समझनी है पूरी तरीके से समझनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पढ़ाई के दौरान ये कोशिश करनी है कि हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो। रुचिकर ये टॉपिक तो है ही कि करंट का टॉपिक है, बड़ा रुचिकर है, तो लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो। तो चक्रवात में हमें इस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे चक्रवात है क्या, किसे चक्रवात कहेंगे। फिर हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि चक्रवात अगर जो है क्या, तो उसी टॉपिक में हमें मालूम पड़ेगा कि चक्रवात का रोटेशन कैसे होता है, चक्रवात का रोटेशन कैसे होता है, और ये चक्रवात किस हेमिस्फेयर में कैसे रोटेट करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, साउदर्न हेमिस्फेयर में। फिर इसके बाद हम जान लेंगे कि चक्रवात के प्रकार कैसे होते हैं। चक्रवात के प्रकार जानने के बाद इसी में हमें प्रकार मिलेगा। बेसिकली दो प्रकार का होता है, लेकिन एक और माना गया है जो हमारे भारत से संबंधित नहीं है, लेकिन हम उसे भी बताएंगे। तो चक्रवात के प्रकार जब हम जानेंगे तो इसी में एक चक्रवात मिलेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस समय जो न्यूज में है अम्फान, वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो हम चक्रवात के सारे प्रकार जानेंगे और उसमें हम स्पेशली आज स्टडी करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। फिर इस टॉपिक के बाद, ये टॉपिक आप लोग लिख लेंगे कहीं नोट्स में, जिससे आपको क्रम याद रहे। इस प्रकार के बाद हम इनके नामों के बारे में जानेंगे। हम इसका इतिहास भी थोड़ा पढ़ेंगे कि नामों का इतिहास कैसे है। फिर हम कोशिश करेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कैसे नाम रखे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभार चक्रवात का नाम हुदहुद हो जाता है, कभी कभार चक्रवात का नाम फेलिन हो जाता है। जैसे अब चक्रवात का नाम अम्फान है, तो हम वो पूरी लिस्ट देखेंगे। तो उस पूरी लिस्ट को देखेंगे, मतलब इतना टॉपिक है, हमारा फोकस इस पे रहेगा। तो इसके साथ हम टॉपिक शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले चक्रवात है क्या। पहली बात, जो चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन या कोई भी साइक्लोन हो, ये जलवायु विज्ञान का एक टॉपिक होता है। तो जलवायु विज्ञान के ही अंतर्गत हम इसे डील कर रहे हैं। ध्यान से, चक्रवात है क्या, एकदम शब्दों पे ध्यान देना है, खूब अच्छे से समझना है, थोड़े ध्यानपूर्वक। मान लेते हैं कोई
एक बड़ी वायु राशि हो, वायु राशि का मतलब हवा का बहुत बड़ा गुच्छा, लार्ज स्केल ऑफ एयर मास। तो मान लेते हैं ये एक लार्ज स्केल ऑफ एयर मास हो, बहुत बड़ी वायु राशि इकट्ठी हो। इस वायु राशि में हमें देखने पर पता लगता है कि इस वायु राशि के या इस हवा के गुच्छे के चारों तरफ वायु दाब, एयर प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है। एक बड़ी वायु राशि है, लार्ज स्केल ऑफ एयर मास है। इस एयर मास के चारों तरफ उच्च वायु दाब है, हाई प्रेशर है। इसके केंद्र में, सेंटर में स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है। अब ध्यान से समझना है, हवाएं चलती ही हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जब भी कभी हवाएं मूव करती है तो जहां अधिक एयर मास एकोमुलेट होता है, जहां अधिक हवाएं इकट्ठी होती हैं उस तरफ से, जहां कम हवाएं इकट्ठी होती हैं उस तरफ सीधी भाषा में चलती हैं। तो हवा हमेशा उच्च वायु दाब से या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती है। तो जब यहाँ बहुत बड़ी वायु राशि इकट्ठी है, इसके चारों तरफ हाई प्रेशर है, बीच में स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है, तो हवाओं का मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर होगा। एयर का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होगा। तो अगर जो सिंपली भाषा में इसी को देख के चक्रवात को कहना हो तो हम क्या कहेंगे? तो सीधी बात, ए साइक्लोन इज, ऐसे समझना है, ए साइक्लोन इज लार्ज स्केल ऑफ एयर मास दैट्स रोटेट, ये रोटेट करता है, दैट्स रोटेट ए स्ट्रॉन्ग लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन। फिर से हिंदी में सुन लें, चक्रवात एक बड़ी वायु राशि का पुंज है जो एक मजबूत निम्न वायु दाब के चारों ओर रोटेट करता है, घूर्णन करता है। इतनी बातें उम्मीद है समझ में आई होंगी। एक बार फिर से देखते हैं, चक्रवात एक बड़ी वायु राशि का पुंज है जो एक मजबूत निम्न वायु दाब के चारों ओर घूर्णन करता है। इस फिगर को देखने पर लग भी रहा होगा कि मजबूत वायु दाब के चारों ओर घूर्णन करता है। इससे भी मतलब पता चलता है कि चक्रवात में जो हवाएं होती हैं वो सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्रीय चाल से चलती हैं, केंद्र की तरफ वो आती हैं हवाएं। तो चक्रवात अगर जो हमें पता चल गया तो हमारा दूसरा टॉपिक है चक्रवात का घूर्णन। आखिर मूव कैसे करता है तो उसे समझना है। ध्यान दीजिए, चक्रवात का रोटेशन, इसमें हमें समझना है। जैसे साइक्लोन, देखिए पृथ्वी के घूर्णन से, जब पृथ्वी का घूर्णन होता है तो पृथ्वी के घूर्णन से जेनरेट होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल समझिएगा ध्यान से। ये कोरियोलिस बल करता क्या है? ये कोरियोलिस बल एयर डायरेक्शन, या ऐसे कर सकते हैं विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन को मोड़ देता है। कोरियोलिस बल जेनरेट होता है पृथ्वी के रोटेशन से। ये एक बार टीएसएसबी का एग्जाम था, आ चुका है। व्हिच वाज द आउटकम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, तो उसमें आपको ऑप्शन में लगाना था कोरियोलिस फोर्स। पृथ्वी के घूर्णन से क्या आउटकम निकलता है तो आपको जवाब में करना था कोरियोलिस फोर्स। तो वही समझना है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न हुआ एक कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक डिफ्लेक्टिव फोर्स होता है, मतलब वो गतिमान वस्तु की गति में कोई प्रभाव नहीं करता लेकिन दिशा बदल देता है। तो रोटेशन से हुआ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स विंड या एयर के डायरेक्शन को मोड़ देता है। ये विंड या एयर के डायरेक्शन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज मोड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देता है। एक बात और ध्यान देनी है, कोरियोलिस फोर्स
इक्वेटर के आसपास एकदम शून्य होता है, जिसे आप क्लाइमेटोलॉजी की भाषा में डोल्ड्रम कहते हैं, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक। मतलब कोरियोलिस फोर्स यहाँ शून्य होता है, यहाँ कोरियोलिस फोर्स लगता ही नहीं। अब हमें समझना है साइक्लोन के बारे में। तो रोटेशन से कोरियोलिस फोर्स से विंड या एयर का डायरेक्शन अलग अलग हुआ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज हुआ, साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इसी को देखो, कोरियोलिस फोर्स ही साइक्लोन को रोटेट करता है। साइक्लोन को रोटेट करता है। अब देखते हैं साइक्लोन को रोटेट करने वाला भी कोरियोलिस फोर्स है। तो देखते हैं ध्यान से, ये इक्वेटर 0 डिग्री, कोरियोलिस फोर्स से साइक्लोन रोटेट होता है, लेकिन ये विंड के डायरेक्शन के अपोजिट रोटेट होता है। मतलब कोरियोलिस फोर्स से साइक्लोन रोटेट हुआ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। तो आप ऐसे फिगर कर सकते हैं इस तरीके से। अब मुद्दा आता है, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर के आसपास रहता ही नहीं, इसका मान 0 होता है, शून्य होता है या नगण्य होता है। तो जब इस जगह कोरियोलिस फोर्स लग ही नहीं रहा है इक्वेटर के आसपास, यहां कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं, कोरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट। तो कोरियोलिस फोर्स के एब्सेंट होने के कारण ये रीजन, डोल्ड्रम रीजन या इक्वेटोरियल रीजन, यहां साइक्लोन की उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो सिंपल भाषा में, जो आपको नोट्स बनाना हो तो ऐसे डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो, लिखना सीखो। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस फोर्स की उत्पत्ति होती है, जिससे यह फोर्स चक्रवात को उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुई के विपरीत और सदर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुई की दिशा में इसे रोटेट कराता है। ये दोनों फिगर बनाने का मतलब भी यहाँ है कि ये विंड के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया है। नंबर दूसरी बात क्या हो सकती है, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटोरियल रीजन में अनुपस्थित होता है। कोरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट इन इक्वेटोरियल रीजन, therefore this region is not favorable for cyclone genesis। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटोरियल रीजन में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, इसीलिए इस रीजन में चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती। तो हमें रोटेशन पता चल गया। रोटेशन के बाद हमें क्या देखना था, इसका टाइप देखना था। टाइप देखते हैं। टाइप देखने से पहले हमें पृथ्वी के प्लेनेटरी विंड के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अगर जो हम प्लेनेटरी विंड के बारे में हल्का सा देखें, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो अगर जो प्लेनेटरी विंड के बारे में देखें तो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 30 से 35 है, 30 to 35, ऐसे साउथ में ले लेते हैं 30 to 35, 60 to 65, 90 डिग्री साउथ, ऐसे ही नॉर्थ में ले लेते हैं। सिक्सटी टू 65 नॉर्थ, 90 नॉर्थ। ध्यान रखना है, एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड का ये टॉपिक है, कभी मौका मिले तो पढ़ाएंगे भी ऑनलाइन, वैसे क्लास में वगैरह हुआ होगा, लेकिन यहाँ भी ध्यान देखें, इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर अधिक होता है, इसलिए यहाँ लो प्रेशर होता है। ध्यान से समझिएगा, ये सब ट्रॉपिकल रीजन इसे कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन, ST में लिख दिया हूँ, वीडियो रिमाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ हवाएं नीचे की तरफ अभिसरित होती हैं, नीचे की तरफ उतरती हैं, इसीलिए हाई प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर, ट्रॉपिकल इसे लो प्रेशर कहते हैं। 30 to 35 साउथ में यहाँ हवाएं नीचे उतरती हैं, इसे सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, इसलिए दोनों हाई प्रेशर का है। 90 डिग्री से पोलर रीजन कहते हैं। पोलर रीजन में ठंड ज्यादा होती है, तो ठंड ज्यादा होने के कारण, तापमान कम होने के कारण यहाँ प्रेशर हाई हो जाता है, पोलर हाई प्रेशर का हो जाता है। फिर से देखो, अगर जो पोलर रीजन, तो पोलर के बगल में सब पोलर, जैसे ट्रॉपिकल के बगल में सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के बगल में सब ट्रॉपिकल, पोलर के बगल में सब पोलर, सब पोलर रीजन, सब पोलर रीजन,
ये सब पोलर रीजन। अब सब पोलर रीजन में हवाएं टकरा के चक्रवात बना के ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, इसीलिए लो प्रेशर, ये लो प्रेशर, समझना है ध्यान से। तो ये सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ट्रॉपिकल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। अब समझना है, हमने आपको बताया हवाएं जब चलती हैं तो हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुई के विपरीत, ये मैं विंड की बात कर रहा हूं, ध्यान देना है, विंड मैं लिख दे रहा हूं, कोरल चक्रवात आप लोग मत समझ जाइएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुई के विपरीत और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुई के दिशा में मूव करती है। इसे सामान्य भाषा में दाईं ओर या बाईं ओर भी कहा जाता है, जैसा भी आप समझ लें। तो आपको पता भी है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चली, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई से लो प्रेशर की ओर। अब समझते हैं, आपको बताया गया कि सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगी, जिस तरफ जो हवा जा रही होगी उसके एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगी या बाईं ओर मुड़ेगी, समझना है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, इसे बाईं ओर मुड़ गई। देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, इसे बाईं ओर मुड़ गई, जो जिधर जा रहा है बाईं ओर मुड़ेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बाईं ओर मुड़ गई, सदर्न हेमिस्फीयर में है, बाईं ओर मुड़ गई, समझना है ध्यान से। फिर से देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है, अब ये दाईं ओर मुड़ गई क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दाईं ओर मुड़ गई, दाईं ओर। ऐसे इधर इसे भी कर लेते हैं दाईं ओर अपने, या क्लॉकवाइज, राइट साइड या क्लॉकवाइज। और समझिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के मध्य दोनों गोलार्धों में, दोनों हेमिस्फीयर में, इसे ट्रेड विंड कहते हैं। हिंदी में इसे व्यापारिक पवन कहते हैं, अरबियों का दिया गया नाम था, अरब के लोग इसे व्यापार करते थे, व्यापार में सहायक होती थी। देखो ध्यान से, अगर जो हम दिशाओं की बात करें तो ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, तो अगर जो पृथ्वी को पूरी तरीके से देखें तो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो तो ये जो हवा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जाने वाली, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जाने वाली। यहाँ खड़े व्यक्ति को ये पश्चिम से आते हुए दिखेगी, इधर से, तो इसलिए इसे पछुआ पवन कहते हैं। इंग्लिश में आप कह सकते हो वेस्टर्ली, दोनों गोलार्धों में चल रही है। ऐसे ही पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर इधर पूरब से आ रही है, इसीलिए इसे ईस्टर्ली, पूर्वी पवन कहते हैं। अब हम टाइप देख सकते हैं। अच्छा, ये बनाने का मतलब आपका ये था कि कौन सा टाइप चक्रवात का कौन सी हवा से संबंधित है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट लगभग 2 बार तो सीएपीएफ वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको बनाने का मतलब या इसको बनाने का मकसद मेरा यही था। तो ध्यान से देखते हैं टाइप। चक्रवात के प्रकार से जुलाई में एग्जाम हुआ था बीपीएससी मेंस का ज्योग्राफी ऑप्शनल में, टाइप ऑफ साइक्लोन की तुलनात्मक अध्ययन के बारे में पूछा था। पेपर उठा के आप देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखो ध्यान से, पहला चक्रवात हमने आपसे कहा है कि हम तीनों बता देंगे, बाद में आप लोग जो 2 प्रमुख हैं उसे देखेंगे, उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन हम देखेंगे। जैसे देखो ध्यान से, पूरी पृथ्वी पर कुछ चक्रवात ऐसे होते हैं जो केवल सागर पर आते हैं, उनका संबंध केवल सागर से है। कुछ चक्रवात ऐसे होते हैं जो सागर और महाद्वीप दोनों पर आते हैं, ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों पर आते हैं। तो कुछ चक्रवात सागर पर आते हैं, जलीय भाग पर आते हैं, कुछ सागर और कॉन्टिनेंट दोनों पे आते हैं। कुछ चक्रवात चूंकि हमारे भारत से संबंधित है नहीं, लेकिन उसे भी समझते हैं, केवल कॉन्टिनेंट पे आता है, महाद्वीप पे आता है, ये भी है। तो जो चक्रवात, तीनों को समझते हैं, जो चक्रवात सागर पर आता है, हम नाम पहले जान लेते हैं, नाम के बाद हम देख लेंगे। जो चक्रवात सागर पर आता है उसे ही कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। हिंदी में कहें तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
जो चक्रवात सागर और स्थल या महाद्वीप दोनों पर आता है, जलीय भाग और स्थलीय भाग पर दोनों पर एक्टिव हो सकता है, उसे टेम्परेट साइक्लोन, समशीतोष्ण चक्रवात। ध्यान से एकदम समझना है, यही दोनों की तुलना बीपीएससी जुलाई वाले एग्जाम में आया था, मेंस में। जो चक्रवात महाद्वीप पर आता है, अमेरिका कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप सुनाई पड़ता है, रूस के साइबेरिया में, क्योंकि हमारे भारत के नॉर्दर्न रीजन में हिमालय है, इसलिए यह चक्रवात हमारे यहाँ प्रभावी होता नहीं है। तो जो चक्रवात कॉन्टिनेंट पर केवल आता है उसे पोलर वर्टिक्स, ध्रुवीय चक्रण नाम दिया गया है। अब हम इन तीनों के बारे में देखते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि चूंकि इक्वेटर के आसपास कोरियोलिस फोर्स होता ही नहीं है और कोरियोलिस फोर्स ही रोटेट करता है चक्रवात को, तो इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे चक्रवात नहीं आते। तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन को अगर जो हम देखें तो इसकी लोकेशन पहले देख लें। स्थिति, इसकी लोकेशन में हम पाएंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, पहली बात तो इक्वेटर पर ये जेनरेट होगा नहीं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नहीं है। तो फिर कहाँ होता है ये? 5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक आता है। अब इसके बाद यही समझते हैं, जब ट्रॉपिकल साइक्लोन की लोकेशन 5 डिग्री नॉर्थ से 30 या 25 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक है, तो इससे रिलेटेड विंड कौन सी है? ध्यान से आपको समझना है। यहां देखो, जब ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां तो आता नहीं, यहां से यहां तक आता है, यहां से यहां तक आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए इससे संबंधित पवन ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ऐसा भी पूछा सकता है, एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जेनरेटेड या ट्रॉपिकल साइक्लोन इफेक्टेड बाय ट्रेड विंड, उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवन के प्रभाव से आता है, क्या यह व्यापारिक पवन की दिशा में मूव करता है? तो आपको बताना है चक्रवात कभी भी हवा की दिशा में मूव नहीं करता, उसके अपोजिट करता है। आपको पहले ही बताया गया है, वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हैं। चक्रवात की दिशा वायु की दिशा के विपरीत होती है दोनों गोलार्धों में। इसे हम बारी बारी से समझेंगे। अब ऐसा चक्रवात जो ओशन और कॉन्टिनेंट पे दोनों है, उसे टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। टेम्परेट साइक्लोन की इसी कॉलम में हम देखेंगे, ध्यान से देखिए। टेम्परेट साइक्लोन की हम लोकेशन देखें तो देखो ध्यान से, ये 35 से शुरू होता है, लगभग 55 तक आता है ये रीजन। इसकी लोकेशन मतलब 35 डिग्री से ये नॉर्थ या साउथ से 55 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक इसका प्रभाव होता है। अब इससे संबंधित पवन, आपको साफ साफ जाहिर है, देखिए टेम्परेट, यहां वेस्टर्ली मतलब वेस्टर्ली पवन, लेकिन इससे थोड़ा सा संबंध ईस्टर्ली भी होती है। मतलब ये वेस्टर्ली इससे अधिक संबंधित होती है और ईस्टर्ली थोड़ा सा कम। पछुआ पवन के प्रभाव से आक्रामक होता है, पछुआ पवन इसमें ज्यादा है। अगला रीजन पोलर वर्टिक्स। पोलर वर्टिक्स का संबंध पोलर रीजन से है। पोलर वर्टिक्स से संबंधित ईस्टर्ली विंड, पूर्वी पवन, ये रीजन पोलर रीजन से पूर्वी पवन है। अब अगर जो इतनी बात हो गई तो हमारा अगला टॉपिक होता है, लोकेशन अगर हो गया, स्थिति हो गई, संबंधित पवन हो गया, तो अगला टॉपिक होता है इसका भारत से संबंध है, भारत पर प्रभाव। तो समझना है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया के बारे में कर रहे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में 2 प्रकार का होता है। एक तो प्री मॉनसून, मॉनसून के पहले आने वाला चक्रवात। मॉनसून के पहले आने वाला चक्रवात ये अप्रैल से शुरू होता है और जून तक आता है।
अप्रैल से जून महीने में। दूसरा पोस्ट मॉनसून साइक्लोन, मॉनसून के बाद आने वाला चक्रवात सितंबर से दिसंबर तक आ सकता है। एक बात हो गई। दूसरी बात इंडिया से संबंधित, ये किसे प्रभावित करता है इंडिया में? इंडिया में ये प्रभावित करता है कोस्टल पेनिसुला रीजन को, तटीय इलाकों को प्रभावित करता है। मतलब ये बंगाल की खाड़ी और ये अरबियन सी, चूंकि ये चक्रवात सागर पर आता है तो सागर से सटे हुए इलाकों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है, ये कोस्टल रीजन। जैसे आप देख रहे होंगे, अम्फान की ही बात देख लें, अभी कल परसों की बात है, तो अम्फान चक्रवात आया तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल के तट पर टकराया, तो एक कोस्टल रीजन को ज़्यादा प्रभावित करता है। अब आप ऐसे ही समझ पा रहे होंगे कि अगर जो अम्फान चक्रवात आया, अम्फान एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो उसमें भी वो कौन सा है, प्री मानसून है कि पोस्ट मानसून है? तो जवाब मिलेगा ये प्री मानसून है, मानसून के पहले आ रहा है। कई विद्वानों का मानना होता है कि प्री मानसून साइक्लोन अगर जो ज़्यादा एक्टिव होता है तो उससे मानसून भी सक्रिय होती है, मानसून अच्छी प्रोडक्टिविटी मानसून की होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर बूम करता है या ठीक ठाक रहता है। अगली बात देखते हैं, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन ठंडक के रीजन में आता है। इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये प्रभावी होता है दिसंबर महीने से, ये अप्रैल के स्टार्ट में या मार्च तक प्रभावी होता है। इससे ठंडक के रीजन में चक्रवातीय वर्षा होती है और ये प्रभावित करता है नॉर्दर्न इंडिया को, ये साउदर्न इंडिया को प्रभावित नहीं करता। ये नॉर्दर्न इंडिया को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये राजस्थान, इधर से चूंकि पश्चिमी विक्षोभ है तो पश्चिम से ही एक्टिव होता है, तो दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभार बिहार प्रभावित करता है। मतलब इन्हीं रीजनों को ये प्रभावित करता है, कोस्टल रीजन को प्रभावित नहीं करता। आगे बात आ जाती है पोलर वर्टिक्स की। पोलर वर्टिक्स का प्रभाव इंडिया में होता ही नहीं है, क्योंकि हिमालय नॉर्थ में है, यहाँ पूरा हिमालय है, तो पोलर वर्टिक्स इधर नहीं आ पाता, पोलर वर्टिक्स इधर नहीं आ पाता। अब आगे समझते हैं। अब हमें आ जाना है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ने, क्योंकि इतनी बातें हो गई, हम देख लिए कि चक्रवात है क्या, चक्रवात कैसे रोटेट करता है, चक्रवात के प्रकार क्या क्या हैं, चक्रवात का कौन सी हवा से संबंध है, कहाँ उसकी स्थिति है, इंडिया से संबंधित थोड़ा सा देख लिए। अब हमें डिटेल अध्ययन करना है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, तो इसे देखते हैं। पहले हमें देखना है ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति किस दशा में होती है, इसकी दशाएं क्या हैं, क्या क्या कंडीशन हो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति होगी। कंडीशन देखते हैं, कंडीशन, दशाएं। नंबर पहली कंडीशन, चूंकि ये ओशन पर आता है तो ओशन का टेम्परेचर, ऊपरी परत का टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही मैक्सिमम होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, जब ओशन का टेम्परेचर अधिक होगा तो आपको ऐसे समझना है, जब किसी सागर का तापमान अधिक होगा, उसका जलीय भाग का तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होने से उसके ऊपरी सतह की हवाएं गर्म होती हैं, गर्म होकर वो फैलती हैं, फैल के हल्की होती हैं, अचानक वो ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने। अब इसी से संबंधित है, मतलब ओशन पर हवाएं, एयर जो है अपलिफ्टमेंट होती हो। जब हवाएं, ऐसे समझना है, जब यहाँ ये सागर है, ये सागर है, यहाँ हवाएं ऊपर जा रही हों, जब हवाएं ऊपर जाएंगी तभी तो क्लाउडिंग होगी या तभी तो बादल बनेंगे। हवाएं ऊपर तब जाएंगी जब इसके चारों तरफ से हवाएं कन्वर्ज हो रही हूँ, तभी तो ये अचानक ऊपर जाएंगी। मतलब तीसरा टॉपिक हो सकता है क्या, हवा ऊपर जा रही हो, साथ साथ इस सागर पर हवाएं कन्वर्ज भी हो रही हों, एक एयर कन्वर्जिंग जोन हो, एयर कन्वर्जिंग जोन के साथ
ये एनर्जी कहां से लेता है? एनर्जी यहां के लेटेंट हीट से, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। तो इतने कंडीशन के बाद, इतनी कंडीशन हो भी जाए, अगर जो इतनी कंडीशन इक्वेटर पर हो जाए तो किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स होता ही नहीं है। मतलब साइक्लोन के उत्पत्ति की सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर इफेक्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कोरियोलिस फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपको बताया जा चुका है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपको बताया जा चुका है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपको बताया जा चुका है। कोरियोलिस फोर्स चक्रवात को रोटेट करता है। जब तक ये सारी दशाएं इक्वेटर पर रहेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। इक्वेटर के जैसे ही नॉर्थ में हुआ, साउथ में हुआ, तब ये ट्रिगर इफेक्ट काम करता है कोरियोलिस फोर्स का। तो अब देखते हैं, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की दशा हो गई। ट्रॉपिकल साइक्लोन किस किस कंडीशन में पैदा होता है ये हमने जान लिया। फिर हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का वर्णन। देखो ध्यान से, ये कोई सागर सतह है। इसका हॉरिजॉन्टल व्यू लेंगे, क्षैतिज, तो ऐसे ही आएगा। यहां से हवाएं इस तरीके से आती हैं, दोनों तरफ से हवाएं आई, दोनों तरफ से हवाएं आके फिर ऊपर की तरफ उठती हैं। और फिर ये इस तरीके से फिर नीचे की तरफ एक प्रकार का सेल बन जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब जो अम्फान आया, ये अम्फान कहीं ना कहीं ऐसे ही एक सेल बनाया होगा बंगाल की खाड़ी में, ऐसे ही हवाएं ऊपर उठती हैं। इस तरीके से ध्यान देना है। ये हॉरिजॉन्टल व्यू है। चक्रवात में ये बीच में, ये बीच, इसे चक्रवात की आंख कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आंख। ध्यान से समझना है, इस चक्रवात की आंख में मौसम साफ होता है। मतलब यहां बादल नहीं होते, यहां रेन नहीं होती, बारिश नहीं होती, क्योंकि यहां हवाएं ऊपर उठ ही नहीं रही हैं। अब चक्रवात की आंख से दोनों तरफ सटा हुआ, इसे आईवाल कहते हैं। आंख की दीवाल, आईवाल। यहां सबसे अधिक बादल होते हैं, यहां सबसे अधिक बादल होते हैं। बादल होने पर यहां सबसे अधिक बारिश होती है। चक्रवात की, ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, ध्यान से समझना। चक्रवात की आंख से चक्रवात के बाहरी छोर पर जाने पर बारिश कम होती है, और सबसे बाहरी छोर जहां हवाएं पृथ्वी की तरफ आ रही हैं या सागर से की तरफ आ रही हैं, सतह की तरफ आ रही हैं, यहाँ बादल होते ही नहीं, चूंकि यहाँ हवाएं नीचे आ रही हैं और यहाँ बादल नहीं होते, तो यहाँ वर्षा भी नहीं होती। अब अगर जो हम चक्रवात का हॉरिजॉन्टल व्यू देख लिए, चक्रवात की आंख जहाँ बारिश नहीं होती, बादल नहीं होते, आंख की दीवार यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। कन्वर्जिंग बेल्ट जो कन्वर्ज हो रही है सागर की तरफ, यहाँ बादल नहीं होते, यहाँ भी बारिश नहीं होती। तो ये चक्रवात डेवलप कैसे होता है? डेवलपमेंट का भी एक प्रोसेस है। चक्रवात की स्पीड के अनुसार उसका डेवलपमेंट देखा जाता है। अगर जो चक्रवात 17 मीटर पर सेकेंड चले
चक्रवात 17 से 32 मीटर पर सेकंड चले, चक्रवात 34 मीटर पर सेकंड से भी अधिक चाल से चले, तो जब चक्रवात 17 मीटर पर सेकंड चलता है तो इसे ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं। चक्रवात जब 32 मीटर तक हो जाए तो इसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। चक्रवात जब 34 मीटर पर सेकंड उससे भी अधिक हो जाए तो ये डेवलप होके हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। इससे बहुत ज़्यादा अधिक होने पर ही उसे सुपर साइक्लोन कहते हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट में पूछा भी गया है कि चक्रवात के विकास का क्रम बताएं, तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल डिप्रेशन या सुपर साइक्लोन। तो आपको लगा देना है क्रम इसी तरीके से, ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है, फिर स्टॉर्म में वो बदलता है, अगर जो विंड स्पीड तेज हुई तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो जाता है। सबसे अधिक स्पीड हो विंड की तो वो क्या हो जाता है, सुपर साइक्लोन, जस्ट लाइक हरिकेन, अमेरिका में नाम है। अब चक्रवात का हॉरिजॉन्टल व्यू, चक्रवात की स्पीड के अनुसार उसका वर्णन। अब हम देख लेते हैं चक्रवात का नाम। विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवात का नाम क्या है, तो इसे समझते हैं। अगर जो मैं ऐसे टूटा फूटा मैप बनाऊं तो आप देखोगे ये मान लिया नॉर्थ अमेरिका है, मानना है, बहुत अच्छा मैप नहीं बन पाएगा। ये मान लिया नॉर्थ अमेरिका है, ये मान लिया साउथ अमेरिका है, ऐसे यहाँ इक्वेटर है, यहाँ मान लेते हैं ये अफ्रीका है, ये इंडिया वाला रीजन, इंडोनेशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, ये पूरा इस तरीके से। अब समझना है आपको, ये चाइना, यहाँ छोटे छोटे आइलैंड हैं, कोरिल आइलैंड, जापान, ताइवान, ये सारे रीजन। तो जब चक्रवात आया ये कैरेबियन सागर के इर्द गिर्द जब चक्रवात आएगा, आपको ये ध्यान देना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करता है। तो चक्रवात जब कैरेबियन सागर मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इर्द गिर्द आता है तो उसे हरिकेन कहते हैं। फिर से समझना, जब चक्रवात इंडियन ओशन में आए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखना है, इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये अम्फान आया, इससे पहले हुदहुद, नीलम, तमाम चीजें, तमाम नाम है, तो यहाँ आया पास चक्रवात है तो उसे हरिकेन। ये पूरा रीजन इंडियन ओशन में तो आपको पता है साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं विली, समझना है, एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर है। जापान सागर, चीन सागर में टाइफून, फिलीपींस, चाइना सी, जापान में टाइफून कहते हैं। इसके बाद आ जाता है रीजनल नाम पे। इसके बाद रीजनल नाम पे तो देखना है, पोस्ट करो। अब चक्रवात के नाम ध्यान से समझना है। चक्रवात के नाम अलग अलग रीजन में अलग अलग दिए जाते हैं। हमें नाम देखना है इंडियन ओशन का। अब बारी आई गई चक्रवात के नाम की, ध्यान से समझना। पहले तो कोई पैटर्न था नहीं, पहले ऐसी रीति थी कि ऑस्ट्रेलिया वाले पहले नाम रखना शुरू किया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो भ्रष्ट नेता थे उनके नाम पे चक्रवात का नाम रखा जाता था। जैसे मान लिया हमारे यहाँ कोई अदालत से दोषी पाया गया नेता हो, उनका नाम रख दिया चक्रवात पे। लोगों की ऐसी मान्यता थी कि चूंकि नेता देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये जो चक्रवात आ रहा है ये भी बर्बाद ही कर रहा है किसी न किसी विधि से, इसीलिए ऐसा नाम दे दिया गया। बाद में अंग्रेजों ने कुछ जनजातियों के नाम रखने शुरू किए।
फिर उसके बाद अमेरिकन नेवल आर्मी ने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रखने शुरू किया, कैटरीना, नीलम, ऐसे ऐसे टाइप के नाम। बाद में विश्व मौसम विभाग ने इन सभी नामों को बंद कर दिया। अब हर रीजन में, जितने भी रीजन हैं, चाहे वो कैरिबियन सागर हो, हैरिकेन का हो, साइक्लोन का हो, टाइफून का हो, विली विलीज का हो, हर रीजन में जो जो देश उस सागर से या उस चक्रवात से प्रभावित होते हैं, वो सारे देश मिलकर नामों का चयन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम इंडियन ओशन में देखें, इंडियन ओशन में 8 देश हैं। ये 8 देश 10 नाम देते हैं, जिसमें से 8 नाम एक काउंसिल सेलेक्ट करती है। कुल नामों की संख्या हो गई 64, जो आपको यहां लिस्ट में दी गई है। इन नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट के हिसाब से रखा जाता है कि उस साल ये लिस्ट चलेगी। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से समझना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखें तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से समझना, पिछले साल का मतलब 2019 में जितना चक्रवात आया था, सबकी लिस्ट 7 थी। आप लोगों ने देखा होगा, शुरुआत में ओखी आया, उसके बाद जो चक्रवात, मान लिया उस टाइम में चक्रवात नहीं आया तो फिर वो नाम नहीं रखे जाते, ओखी आया। फिर डेई का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तितली का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ज्यादा तबाही। गाजा का नाम सुना होगा, तमिलनाडु को प्रभावित किया था, एग्जाम में क्वेश्चन भी आए थे। गाजा के बाद फिर इस साल 2020 में 8वीं लिस्ट चल रही है। 2019-20 कहें तो 8वीं लिस्ट चल रही है। ये लिस्ट खत्म हुई तो ये लिस्ट शुरू हुई। इस लिस्ट में 19-20 माफ करना 19 में शुरू होगा तो आप लोग देखे होंगे पिछले साल सबसे तबाही मचाया था उड़ीसा के तट पर फानी। फिर गुजरात के पास आया था हिक्का, वायु जो भारत का दिया गया नाम था, यहां से भी देखना है भारत का दिया गया नाम था। हिक्का भी सुने ही होंगे, थोड़ा कम प्रभावित था। क्यार, महा, बुलबुल, पवन। अब जो जिसके लिए हमारी पढ़ाई चल रही है, अब जो नाम है वो अम्फान। ये लिस्ट 8वीं का है और किस देश द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। तो हमने शुरू से देखा चक्रवात, चक्रवात का रोटेशन, चक्रवात के प्रकार, उसका संबंध हवाओं से, उसका संबंध भारत से। फिर हमने देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन का हॉरिजॉन्टल व्यू, फिर उसकी कंडीशन। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये कैसे कैसे प्रभावित करता है। अंतिम में हम आ गए इसके नाम में कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन, विली विली, साइक्लोन, टाइफून। उसके बाद हमने लिस्ट देख ली। ये रहा आपका मोटा मोटी टॉपिक। अच्छा, अंतिम बात यही कि इसे जितना लोगों के साथ बांट सकिए बांटिएगा, और जो भी त्रुटि होगी, चूंकि घर से बन रहा है ये वीडियो, लॉकडाउन है, सुविधाओं का थोड़ा अभाव है, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि पूरी सुविधा के साथ आया जाए, तो उसे इग्नोर करना और माफ करना जो कोई त्रुटि हो गई हो। ठीक है, अलविदा।